चलिए अब बातचीत करते हैं। हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं, श्री मोतीलाल ओसवाल हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए और साथ ही मैक्रो एनवायरनमेंट पर बातचीत करने के लिए। मोतीलाल जी, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट तो रहा है पूरे फाइनेंशियल मार्केट स्पेस के लिए। इनफैक्ट जो पूरी BFSI इंडस्ट्री है वो काफ़ी चैलेंजेस से जूझ रही है पिछले कुछ समय से। लेकिन एक तो एबिटा में हमने जो सुधार देखा है और साथ ही जो रेवेन्यू में हमने ड्रॉप देखा है वो इनफैक्ट जो वर्स्ट के सिनेरियो जो कि फियर हो रहा था उससे थोड़ा कम रहा है, 2% के आसपास का ड्रॉप। जो एबिटा में सुधार देखने को मिला है उसकी खास वजह? देखिए, हमारे पास मोरलेस दो टाइप के बिजनेस, एक तो ब्रोकिंग बेस्ड बिजनेस विच इज ट्रांजेक्शन बेस्ड और दूसरा हमारा फंड बेस्ड एसेट बेस्ड बिजनेस है और फी बेस्ड बिजनेस है। तो क्या फी बेस्ड बिजनेस जैसे AMC है, हमारा प्राइवेट इक्विटी फंड है और वेल्थ मैनेजमेंट में, वो बिजनेस में हमारा ग्रोथ हुआ है इन दिस बैड मार्केट ऑल्सो। और जो ब्रोकरेज बिजनेस है उसमें कैश मार्केट में काफ़ी वॉल्यूम गिरे हैं ये क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। आप देखेंगे वॉल्यूम कैश मार्केट में करीब 25% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 93% ऑफ द वॉल्यूम्स अभी जो है मार्केट में वो पूरे स्पेकुलेटिव वॉल्यूम्स है। तो उससे ब्रोकरेज बिजनेस में हमारा फॉल हुआ है because of cash market volume down, but overall I would say it has been balanced by the other businesses which are doing well. So overall I think और बाकी efficiency gains भी है, cost पे भी काफ़ी एक effective controls हैं। So tough environment में भी हमारा एक EBITDA margin या PAT margin भी थोड़े से बड़े ही हैं overall। लेकिन ओसवाल जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब बाजार का सेंटिमेंट बहुत ख़राब होता है, वास्तव में वही अच्छा समय होता है पोर्टफोलियो बनाने का और उसी समय रिटेल निवेशक जो है वो बाजार से सबसे ज़्यादा दूर होता है। तो इस रिटेल निवेशक को ये बात समझाने के लिए या उसे वापस बाजार की ओर लाने के लिए किस तरह के कदम उठा सकते हैं आप अपने स्तर पर या इंडस्ट्री के लेवल पर, क्या सोचते हैं आप? देखिए, रिटेल वॉल्यूम काफ़ी ख़राब हो चुका है। इन्वेस्टर्स को काफ़ी पिछले आप देखेंगे 4 साल 4.5 साल में मार्केट कहीं गया ही नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा गिरा ही है। और स्मॉल मिड कैप में तो काफ़ी, जहाँ पर रिटेल का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है वहाँ पर तो काफ़ी एक ख़राब सीन है, लोगों का पैसा बनानी है। आई थिंक समवेयर मार्केट का जो फंडामेंटल कैरेक्टर है वो शिफ्ट हो गया इन्वेस्टिंग से ट्रेडिंग की तरफ। और ट्रेडिंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी by kind of I think using any kind of I think tools or charts and all. So overall when the people are not, जब लोगों का पैसा नहीं बनता रिटेल इन्वेस्ट का, तो somewhere I think उनका एक्टिविटी बहुत कम हो जाता है या बाजार में एकदम वो साइड में हो जाते हैं। They usually I think just watch from the side. एंड जब भी बाजार में थोड़ा सा एक स्टेबल काइंड ऑफ कंडीशंस होती हैं, मार्केट थोड़ा सा बढ़ता है तो रिटेल धीरे धीरे आता है, लेकिन जब यूफोरिया बनता है तो मैक्सिमम रिटेल तभी आता है। तो ये तो क्या फीयर एंड ग्रेड का साइकिल है, वो सदियों से चल रहा है और सदियों से चलता रहेगा। आई थिंक स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये बाजार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कि आप काफ़ी स्टॉक्स में स्मॉल मिड कैप में भी और लार्ज कैप में काफ़ी मूवमेंट आया है। सो आई थिंक द स्मार्टनेस इन पिकिंग द राइट काइंड ऑफ स्टॉक्स इन बैड टाइम result into huge amount of wealth creation. That's what really my experience is, and that's what you also really I think saying. मिस्टर ओसवाल, साथ ही जो गिवन सिनेरियो है इसमें ब्रोकिंग साइड पर तो जो दिक्कतें हैं, शेयर बाजार में जो दिक्कतें हैं वो तो है ही। द प्रॉब्लम इज जो बाकी वर्टिकल्स हैं, आप म्यूचुअल फंड्स को देखिए या फिर इवन इंश्योरेंस वर्टिकल को देखिए, तो यहाँ पर भी एनवायरनमेंट, एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं रहा है और दूसरा ओवरऑल जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी चैलेंज इस समय बना हुआ है। इस स्थिति को बॉटम आउट होने में कितना समय लग सकता है? व्हाट इज योर इंटरनल असेसमेंट? क्या अगले एटलीस्ट 2 क्वार्टर इसी तरह के चैलेंजिंग रहने का अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स तो स्टेबल है, आई वुड से दैट 8 से 9% ग्रोथ है, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट बैड ऑल्सो। तो प्रॉफिटेबिलिटी आई वुड से इंटैक्ट है ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर्स की। कुछ सेक्टर्स काफ़ी ख़राब कर रहे हैं, कुछ सेक्टर अच्छे कर रहे हैं। दूसरे जो 2-3 जो फैक्टर बहुत एक मेरे को जो थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव दिख रहा है कि एक तो ग्लोबल कमोडिटी स्पेशली ऑयल में काफ़ी करेक्शन हो है, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से थिंग्स कैन प्लान बैड अनलेस वी सी द वर्स्ट मानसून। सो इन्फ्लेशन में भी थोड़ा सा बेटर है। सो उसके हिसाब से हमको लगता है कि अगर ये मानसून 1 या 2 वीक में पिकअप हो जाता है तो डेफिनेटली एक इंटरेस्ट रेट जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था लास्ट काइंड ऑफ आई थिंक रेट कट से, तो उससे मोमेंटम आ जाएगा और उससे इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होगा। सो मेजर इमीडिएट ट्रिगर्स में आपका मानसून है विच विल डिसाइड द रेट कट काइंड ऑफ आई थिंक सिनेरियो एंड द काइंड ऑफ आई थिंक ग्लोबल सीन
which is also trying to somewhere getting stabilized to a larger extent. So जितने भी headwinds थे, we have seen the worst. So यहाँ से लग रहा है कि things are slightly picking up, and in fact market also has given some return in this quarter. India has given some returns. So market में भी stability है, FIs का भी थोड़ा flow start हुआ है, global things also stabilize हो रहा है. अगर पॉलिसी लेवल पर अगर मान लो कोई नए इन्वेस्टमेंट आते हैं कि यहाँ से भी थोड़े से कुछ एक्टिविटी चालू होती है तो दैट विल गिव बिग बूस्ट टू द मार्केट. सो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज काइंड ऑफ आई थिंक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इश्यूज जो डिसाइड करेगा मार्केट का शॉर्ट टर्म. अदरवाइज फंडामेंटल के हिसाब से जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसमें थोड़ा मेरे को सुधार दिख रहा है जी. लेकिन मिस्टर ओसवाल, एक इन्वेस्टर के लिए अगर उसे अलग अलग एसेट क्लासेस के बीच में अपना एक संतुलन बनाना है तो उसके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? इस समय इक्विटी को अपने पूरे पोर्टफोलियो में एसेट क्लासेस के बीच में कितना हिस्सा देंगे? देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है और जो हाई रिस्क है, थोड़ा सा स्लाइटली मीडियम टू हाई रिस्क के लिए इक्विटी कंपोनेंट काफ़ी बढ़ाना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी काइंड ऑफ आई थिंक एक अच्छे लेवल पे है. सो मुझे लगता है कि एनीवेयर बिटवीन 30 to 50% रिलीफ फॉर एन एग्रेसिव एंड स्लाइटली रिस्क गाइस वुड बी इन इक्विटीज, but depends upon the kind of I think their own profile and it depends on a lot of things. But मुझे लगता है कि this is the time to increase allocation to the equities. पर मोतीलाल जी, आपको वाकई लग रहा है कि सरकार कुछ रिफॉर्म्स करने की स्थिति में है? और दूसरा, आपने खुद ही जैसे कहा कि मॉनसून को लेकर कंसर्न्स हैं, अब तो IMD खुद भी मान रहा है कि 20-22% का शॉर्टफॉल हो सकता है इन सम एरियाज, ऑलमोस्ट अप टू 50%. तो जो बाकी 50 साल है फाइनेंशियल ईयर, उसमें आपकी उम्मीद क्या है? व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स वन शुड एक्सपेक्ट मार्केट से? देखिए, 22% शॉर्टेज है. लास्ट ईयर भी थोड़ा मानसून लेट पिकअप हुआ था. सो बहुत कहना मुश्किल है कि अभी क्या होगा. अगले 1-2 हफ्ते में थोड़ा पोजीशन क्लियर होगा. सो दैट विल रियली आई थिंक डिसाइड द कोर्स फॉर द मार्केट फ्रॉम मेजर काइंड ऑफ आई थिंक पर्सपेक्टिव इन शॉर्ट टर्म. बट आई वुड से दैट अपार्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स रियली व्हिच आर हैपनिंग. लाइक एज आई सेड दैट अगर गवर्नमेंट अगर पोजीशन में कुछ डिसीजन लेती है एंड दे हैव टू टेक सम डिसीजंस बिकॉज बहुत अभी कुछ लेवल पे आई थिंक काफ़ी गवर्नमेंट भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है. सो मुझे लगता है कि विथ नाउ प्रेसिडेंट काइंड ऑफ आई थिंक बीइंग इलेक्टेड, आई थिंक थिंग्स विल गो बैक. आई एम श्योर द थिंग विल गो बैक टू सम डिसीजन मेकिंग विच हैज प्रैक्टिकली स्टॉप फॉर काइंड ऑफ क्वाइट अ टाइम. लेकिन अभी क्रेडिट पॉलिसी आ रही है, उसमें क्या उम्मीद है? ज़्यादातर लोग तो ये मानकर बैठे हैं कि शायद RBI के पास अभी कुछ करने के लिए मौका नहीं है और कोई खास पहल हमें न तो रेट्स पर न ही CRR पर मिलेगी. आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि अगर ये इन्फ्लेशन का मॉनसून का थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है ना, तो डेफिनेटली विल सी सम काइंड ऑफ आई थिंक रिलीफ on either rate cut or on even on CRR or kind of I think both either of the one. My sense is that CRR cut should really happen before any kind of I think rate cut happens. That will give I think some relief to the kind of I think economy. But do you expect it tomorrow? कल तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन भी है ना तो मार्केट में, और मुझे भी पर्सनली ऐसा एक्सपेक्ट नहीं लग रहा है कि कल कुछ ऐसा कुछ बड़ा चेंज आएगा. राइट. चलिए, शुक्रिया मोतीलाल जी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, लेकिन आगे चल के CRR कट की उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है. 171 पॉइंट ऊपर इस बीच जा चुका है सेंसेक्स और निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर. एक काउंटर जहाँ पर काफी प्रेशर देखने को मिला है वो है डेक्कन क्रॉनिकल, क्योंकि